माल्यार्पण करो। आ जाएगा थोड़ा टाइम के बाद और आए 2-4 आदमी हैं? अरे किधर बोलने के हाँ बोल भाई बोल आप हिंदी आप किशोर जी दुल्लेपरा सामाजिक तौर पे बहुत से मुद्दा इन्होंने लेके रखा है और अभी अपना कुमार में भी अग्रणी थे, तो यहाँ पे कुछ न कुछ अपने को कुछ बोल के जाते हैं या देख के जाते हैं, लेके जाते हैं। किशोर जी दुल्लेपरा पहले स्वागत कर दो, स्वागत करो ना, पहले माल्यार्पण करो ना पहले। अरे नहीं आपने तैयार ऐसे ही होशियार हो जाए क्लासेस में पास वगैरह फोटो ले लो। जी आओ जी आओ फोटो लेता रहो, फोटो लेता रहो। दो फोटो ले लो हैं, ले लो महेंद्र जी 2 बार ले लो। हाँ कोई किसी का आप आओ एक एक कर दो बार और अभी आप भी आओ ना दोनों कहीं आपको फोटो खिंचा वाला देता आ जाओ। और साइड में हाँ ऐसी है और तीखो को थोड़ा अरे तीखो અહીંયા हाँ અહીંયા फोटो खींचेगा फोटो काट दिया अपने समाज के लिए हीरो से लेकर उत्तर तक के जितने भी मुद्दे सामाजिक होते हैं वो इन्होंने सुनवाई करता है, उनकी आवाज़ उठाते हैं। उन्होंने पूरा समाज को अपने आप को समर्पण किया है। कोई भी विपत्ति अगर समाज में आती है तो उस बंदे को फोन करो, आपको आधी रात को ही तैयार करते हैं। दूसरा, इन्होंने समाज की सेवा के लिए अपना आजीवन संन्यास लिया है, विवाह नहीं करने का प्रण भी लिया है। समाज के प्रति इनका इतना समर्पण देख के हम बहुत बहुत इनके आभारी हैं। लो ना फोटो मारा तो आ जाओ एक फोटो ले लो। जी
कंचन जी दे आप सभी को एक छोटा सा मैसेज दिया गया था गुलजार जी की तरफ से और जी सुबह खार नाके पे आएंगे। आपने इस मैसेज के माध्यम से, छोटे से व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से, कॉल्स के माध्यम से आप मुझ जैसे छोटे से व्यक्ति को आपने मान सम्मान को इतना प्यार दिया है। इतनी बड़ी संख्या में आप लोग पहुँचे, अपने काम धंधे व्यापार को छोड़कर आप लोग यहाँ पहुँचे, तो आपको सबको मेरी तरफ से, पूरे मंच की तरफ से मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आप इस तरह ही हमारे साथ बने रहे। मंच पर उपस्थित आदरणीय राजेंद्र जी, कटराथल, हेमराज जी, गुलजारी जी, बद्री जी कोटरी सहित आप जितने भी इस कार्यक्रम में उपस्थित मोदियों से महंगे मेरे समाज के गणमान्य युवा साथी नौजवानों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोग इतने दूर आकर 1200 किलोमीटर आकर भी आप सामाजिक भावना आपके अंदर कूद कर भरी है। आप लोग यहाँ आए हैं। मेरा पिछले 4 सितंबर से लगातार मेहसाणा से कारवां शुरू हुआ था। मेहसाणा में समाज बंधुओं से मेरा इस यात्रा का करने का एक उद्देश्य है कि आप सब लोगों से रूबरू कैसे मिला जाए, क्योंकि राजस्थान में भागदौड़ की वजह से यहाँ संभव नहीं हो पाता है आपसे मिलना जुलना। कई लोगों के लगातार फोन्स आ रहे थे कि आप सर हमारे यहाँ भी पहुँचे, राजस्थान में तो आप काम कर ही रहे तो यहाँ भी पहुँचे। इसी बात को लेकर के आप सब लोगों से इस बहाने मुलाकात भी हो जाए। तो मेहसाणा से 4 तारीख को कारवां शुरू हुआ था। मेहसाणा के बाद में अहमदाबाद के बाद में वडोदरा, सूरत, नाड़ा सोपारा, फिर बम्बई के विभिन्न क्षेत्र में जाकर समाज बंधुओं से मिल रहा हूँ और आज इसी कड़ी में आप सब लोगों के बीच में आया हूँ। आप हमारे संघर्ष को तो आप राजस्थान में देख रहे हैं, हम किस लेवल पे राजस्थान में संघर्ष कर रहे हैं। कहीं भी राजस्थान में किसी भी अपने समाज के व्यक्ति के साथ अन्याय अत्याचार होता है, किसी बहन बेटी की इज्जत के साथ में कोई खिलवाड़ होता है, कहीं भी कोई हमारे लायक सामाजिक जब भी कोई व्यक्ति हमें याद करता है तो राजस्थान में हम उनको न्याय दिलाने के लिए लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, जैसा कि आप लोग देख भी रहे होंगे। तो मैं तो आपको यही आश्वासन करने आया हूँ और आप लोगों की पीड़ा दर्द सुनने आया हूँ कि मेरे लायक जब भी आपको आधी रात का भी कोई काम हो तो मेरे को याद करिएगा। मैं आपके लिए सदैव खड़ा हूँ और मेरे जीवन का जो है हर जो सांस है वो इस समाज को समर्पित है। मैं आपको ये वादा करके जा रहा हूँ कि मेरे लायक जब भी कोई काम हो, मैं कितना आपके लिए कर सकता हूँ, अच्छे से अच्छा करने का मैं प्रयास करूँ। वो चाहे किसी भी लेवल का काम हो, आप तो मुझे याद करिए, क्योंकि आप लोग यहाँ अपना काम धंधा रोजगार के लिए आए हो। आप लोग 1200 किलोमीटर गांव, कोई परेशानी होगी तो आप एकदम से नहीं जा सकते, आप हमें याद कर सकते हैं। हमारा उद्देश्य तो केवल इतना सा कि समाज जो अंतिम छोर पर बैठा है, इस समाज के साथ आए दिन गलत तरीके से व्यवहार किया जा रहा है, उससे बाहर कैसे निकले समाज आगे कैसे आए, शिक्षा के रूप में समाज आगे कैसे आए, इसके लिए लगातार में हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। राजनीतिक क्षेत्र में समाज कैसे आ गया, इसके लिए नौजवानों को हम तैयार करें कि आप राजनीतिक क्षेत्र में आए, क्योंकि राजनीति के बिना क्या होता है कि हम लोग संघर्ष तो करते हैं, लेकिन संघर्षों में कई से ऐसे संघर्ष होते हैं, सरकारों से लड़ना, माफियों से लड़ना, वो सारे सक्षम लोग हैं, बड़े अप्रोच वाले लोग हैं, उनसे हम कई बार जीत नहीं पाते। बाकी तो उनको धूल चढ़ाते, बड़े बड़े लोगों को, सरकारों को भी हमने धूल चढ़ाई है आप लोगों के सहयोग से, लेकिन कई बार सफलता नहीं मिल पाती है। तो इसका एक ही कारण सामने आया कि हम संगठित नहीं है हम लोग, और सामाजिक रूप से विशेषकर संगठित नहीं है, राजनीतिक रूप से तो बिल्कुल भी संगठित नहीं है। हम सामाजिक रूप से
इतने कमजोर हो रखे हैं कि आपस में एक दूसरे की ईर्ष्या, कोई व्यक्ति आगे बढ़ रहा है, पूर्ण जी आई, कोई व्यक्ति आगे बढ़ रहा है तो उस व्यक्ति को हम बेवजह उससे ईर्ष्या करें, जबकि उस व्यक्ति को हम जानते तक नहीं है और कुछ नहीं है। व्यक्तिगत उसका व्यवहार कैसा है, समाज के प्रति उसका समर्पण कैसा है, तो ये चीजें जो है हमें मिलजुल कर रहना चाहिए सब लोगों को। चाहे हमारे आपसी जो मतभेद है ना, उन आपसी मतभेदों को हमें बुलाकर आपस में एक जगह कैसे बैठ सकते हैं, समाज का विकास कैसे कर सकते हैं, हमें मिलजुल कर चर्चा करनी चाहिए। अभी आगामी दिसंबर के अंदर राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने वाले। मैं तो आपको स्पष्ट कर रहा हूँ, मैं किसी भी राजनीतिक दल का प्राथमिक सदस्य नहीं, भाजपा है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है या कोई आरएलपी है या और भी कोई पार्टी है, उसका मैं प्राथमिक सदस्य भी नहीं हूँ। मैं तो आपसे इतना सा निवेदन करने आया हूँ कि 4.5-5 साल जब चुनाव जब होते हैं उसके बाद आए दिन हमारे किसी दुकान पे कब्जा होता है, किसी व्यापारी को लूट लिया जाता है, बहन बेटी की इज्जत, कभी कोई नौजवान आगे बढ़ा उसका मर्डर कर दिया जाता है, तब ये जो लीडर्स हैं, जो पार्टियों के जो नुमाइंदे हैं, वो हमारी कभी नहीं सुनते हैं, केवल हमारे को वोट के लिए यूज करते हैं। वो लोग जब चुनाव आते तब हमसे संपर्क संवाद करते हैं, इसके अलावा हमसे कोई अटैचमेंट वो लोग नहीं रखते। तो हमें अब ये जो समय है, आने वाले वक्त में राजस्थान में चुनाव हो रहे हैं, तो उस समय आप अपनी समाज को जिस विधानसभा क्षेत्र में आप लोग रहते हैं, समाज के लोगों को संगठित करें और जो व्यक्ति आपके लिए लड़ रहा है उस व्यक्ति का आप लोग सहयोग करें, उसके संघर्ष को आप लोग पहचानें और अपनी विधानसभा क्षेत्र में आप समाज की मीटिंग्स करिए, छोटी छोटी जितने भी समाज के लोग उनको एक जगह बिठाएं और चुनाव से पहले अपने अपने क्षेत्र में एक रणनीति के साथ में आप लोग काम करें। हम वोट 70-75 साल से किसी न किसी राजनीतिक दल को हम वोट दे रहे, लेकिन हमारी कहीं पूछ नहीं हो रही है। आने वाले वक्त पर हम सारे लोग चर्चा करके अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में चर्चा करके अपने जो वोट है उसको संगठित रूप से किसी भी व्यक्ति को आपको देना, जहां समाज का व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है किसी भी विधानसभा क्षेत्र में, उस व्यक्ति को पार्टीबाजी से हटकर हमें मदद करनी है उसकी। और जहां हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं उस स्थिति में जो व्यक्ति भाजपा, कांग्रेस या किसी भी पार्टी या निर्दलीय लड़ रहा है, उन व्यक्तियों को आप लोग बुलाइए, मीटिंग करिए, आप लोग बुलाकर उनसे अपनी जो डिमांड्स है वो रखिए। जब तक हम हमारी बात नहीं रखेंगे तो कोई सुनने वाला नहीं है। कोई बच्चा रोता नहीं तब तक माँ भी दूध नहीं पिलाती उसको। तो हमें उनको अपनी डिमांड बतानी होगी। किसी व्यक्ति को हम वोट दे रहे हैं, हमें उसके बदले में क्या मिल रहा है। जब अन्याय का था तो सहयोग नहीं करते, राजनीतिक रूप से हमें प्रतिनिधित्व ये लोग नहीं दे रहे, तो उनसे बेफ्रेंक बात करिए। हमें कोई छात्रावास के लिए विधायकों से 5 लाख रुपए नहीं चाहिए, न कोई धर्मशाला के लिए पैसे चाहिए, न कोई और कोई सिस्टम के लिए हमें चाहिए। हमें ये बताओ कि अगर आप सिस्टम में आते हो, आप विधायक बनते हो, तो हमें प्रधान बनाओगे या चेयरमैन बनाओगे, नगर पालिका की पार्षद की टिकटें कितनी दोगे, जिला परिषद सदस्य की टिकटें कितनी दोगे, पंचायत समिति मेंबर की कितनी टिकटें दोगे। इस तरह की बार्गेनिंग हमें उन नेताओं से करनी होगी। उनको बुलाओ कि आप हमें प्रधान बनाओगे कि नहीं बनाओगे, नहीं बनाओगे तो हम आने वाले वक्त पर आपको वोट नहीं देंगे। उनसे बार्गेनिंग करी। इसी तरह का उदाहरण मैं आपको बताऊंगा। थानागाजी में समाज के लोगों ने 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले सब लोग बैठे और सब ने एक राय होकर ये तय किया कि भाई हमारा समाज का राजनीतिक प्रतिनिधित्व कैसे बढ़े। सभी राजनेताओं को बुलाए, सभी पार्टियों को, और उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति हमें प्रधान बनाएगा उस व्यक्ति को एक कुमार प्रजापति समाज जो है ये वोट करेगा विधानसभा चुनाव में। तो सब लोग मना कर दिए। एक निर्दलीय विधायक था कांतिलाल मीणा, उसने कहा कि मैं अगर एमएलए बनता हूं तो कुमार प्रजापति समाज के व्यक्ति को प्रधान बनाऊंगा पंचायत समिति का, और वो चुनाव जीता। चुनाव जीतने के बाद में मात्र 22 साल की उम्र के युवा नौजवान प्रधान हमारे कार्यकर्ता जयप्रकाश सिंह प्रजापति को प्रधान बना दिया। तो जब तक आप लोग मानेंगे नहीं तब तक ये लोग जो है ना, ये लोग आपको कुछ देने वाले नहीं है। और राजनीतिक और सत्ता का जो पावर जो है ना, जैसे एक साइकिल होती है, उस साइकिल में हवा नहीं होती तो वो साइकिल चल नहीं पाती है, और उसके अंदर 2 रुपए की हवा डल जाती है ना तो साइकिल फराटेदार चलने लग जाती है। तो राजनीति और ये सत्ता भी ऐसी चीज है, अपने साथ में आ जाती है, किसी भी व्यक्ति के साथ में आ जाती है। तो जैसे वो साइकिल जो से चलती है वैसे वो समाज, वो तबका, वो पूरा का पूरा एक साथ चलने लग जाता है। तो राजनीति सबसे बड़ी मास्टर चाबी है जिससे सारे ताले खोले जा सकते। इसलिए राजनीतिक रूप से आप लोग संगठित हो। राजनीति कोई बुरी चीज नहीं होती। बुरी चीज होती है तो क्या प्रधानमंत्री 2 बार प्रधानमंत्री बनता क्या नरेंद्र मोदी जी?
या योगी जी मुख्यमंत्री बनते क्या अगर राजनीति बुरी होती? हम लोग क्या करते हैं, जब भी कोई सामाजिक प्रोग्राम करते कहते भाई कुम्हारों का काम नहीं है राजनीति करना। कोई नौजवान आगे बढ़ता है बोले हमारा काम नहीं है, भाई हमारा काम नहीं है। लेकिन जब कोई व्यक्ति एक छोटा सा एमएलए भी यहाँ गुजरात बॉम्बे आ जाता है, उसके लिए हम पलक पावड़े बिछा देते। बड़े बड़े लोगों की स्थिति है जो यहाँ बड़े स्तर पे अपने लोग, बहुत बड़े सिस्टम पर उनका कब्जा है, लेकिन वो व्यक्ति भी एक छोटे से एमएलए के सामने सरेंडर हो जाता है। राजनीति की वो प्रभाव है राजनीति का। तो इसलिए आप लोग संगठित हो, राजनीतिक रूप से संगठित हो, और जहां भी जिस भी व्यक्ति को वोट दे, हम किसी व्यक्ति के लिए नहीं करें या किसी पार्टी के लिए नहीं, लेकिन जहां भी आप लोग दो उन व्यक्तियों से आप बार्गेनिंग करें कि आप समाज को क्या देने वाले हो, और समाज की सुरक्षा का जिम्मेदारी उन लोगों को दो कि भाई हमारे समाज में जब अन्याय अत्याचार जगह जगह होता है, उत्पीड़न होता है, आप लोग हमारी किस तरह मदद करोगे, उनसे बाकायदा कमिटमेंट हमें करने होंगे। बाकी कोई मतलब नहीं है जीवन में, हम चाहे कुछ भी कर ले, हम अपने व्यक्तिगत सुविधाओं को बढ़ा लेंगे और कर लेंगे, लेकिन हमें जो भी सब कुछ जो करना है वो इस समाज में, इस परिवार में हम मिलजुल कर करेंगे। और सारे लोग आपस में रिश्ते ब्याह सारी चीजें हम समाज में बैठ के कर रहे हैं, तो वोट के रूप में भी हम संगठित होकर समाज को क्यों नहीं दे सकते? तो ये सारी चीजें चिंतन मनन करने की जरूरत है। और जब तक ये लोग उधार के लोग जब तक आपके शासक करेंगे ना, तब तक आपके समाज को कुछ भी नहीं मिलने वाला। मैं आपको एक कहावत के माध्यम से समझाऊंगा। एक बार मेंढक इकट्ठे होकर शंकर भगवान के पास में गए थे और उन्होंने कहा कि महाराज आप हमें नेता दो, क्योंकि हमारा समाज असंगठित है, समाज एकजुट नहीं हो पा रहा, आपस में द्वेषता है। मेंढक गए थे तो शंकर भगवान ने उनको बिठाया और बोले कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको नेता दूंगा, अच्छा नेता दूंगा जो आपके समाज आपके कुल की रक्षा कर सके। तो उन्होंने उनके पास जो नांदिया जी थे, नांदिया जी उनको दे दिए और बोले आज से ये आपके नेताजी हैं। तो लोगों ने जिंदाबाद के नारे लगा दिए, हमारा नेता कैसा हो, नांदिया जी जैसे तमाम तरीके के नारेबाजी। तो बिल्कुल खुश हो गए लोग। तो नांदिया जी को लेकर चल पड़े अपने स्थान पे जहाँ वो रहते थे। तो रास्ते में लगभग 400-500 मेंढक थे। रास्ते में अब कोई नेता आ जाता है, अपने यहाँ भी वो प्रवृत्ति चलती है कि कुम्हारों में प्रभावित होने की प्रवृत्ति ज्यादा है। एक छोटा सा भी कोई दूसरे समाज का लीडर आ गया ना, उसके चरणों में गिर जाते अपने लोग। और कोई कुम्हारों के लिए मर रहा, पिट रहा, खा रहा, उसको नहीं समझ पाते। तो वो उसी तरह प्रभावित होने की उन मेंढकों में प्रवृत्ति। तो नेताजी के साथ चिपक रहे थे, सेल्फी ले रहे थे, साथ में जा रहे थे। तो अब नांदिया जी बड़े, मेंढक छोटे होते तो 10-20 पैर के नीचे कुचल गए। तो वहां चले गए। अब रात को सोए तो 10-20 और फिर कम हो गए। तो 2-3 दिन तक घटनाक्रम करे, 100 लोग मेंढक खत्म हो गए। 500 में से 100 खत्म हो गए। सारे लोग चिंतन करने लगे नेता आने के बाद में तो समाज का ज्यादा नुकसान हो रहा है। तो फिर वो चिंतन मनन करके बोले दोबारा चलते शंकर भगवान के पास। दोबारा वो गए तो बोले यार आप कैसे आए हो? नेताजी को भेज दे। तो नेता इसीलिए तो चुना है जो आपकी बात को हमारे पास पहुंचा दे। बोले महाराज जो नेता दिया था वो तो बोले हमारे को नष्ट कर रहा है, ये मतलब वाला नेता नहीं, दम वाला नेता नहीं है। कोई अच्छा सा नेता दो जो हमारे कुल की रक्षा कर सके। बोले कोई दिक्कत नहीं, बैठिए, दूसरा दे देते हैं। तो गले में नाग देवता थे उनके, वो नाग देवता निकाल के दे दिया। बोले ये लो, बोले अच्छा है कि जी अब की बार दबंग भी है, कोई नजदीक ही नहीं आ सकता इसके। बोले तो साहब उसको ले चल पड़ी। वही जिंदाबाद के नारे और जैसे चुनावों में हमारे लोग लगाते हैं, दरिया कुर्सियाँ लगाते हैं। मैं तो आज खुशी है कि हमारे लोग आज तक दूसरे लोगों के लिए दरिया कुर्सियाँ लगाते हैं, लेकिन आज स्वयं के लिए आप लोग एकजुट हो, अपने लिए समय निकालो। ये सबसे बड़ी आप लोगों की ताकत। तो वो नेता उनको लेकर चल पड़े नाग देवता को। तो नाग देवताओं को रात को भूख लगी तो मेंढक का शिकार करता है सांप। तो वही स्थिति, खाने लग गया। वो घटनाक्रम करा, वही फिर 5-7 दिन में संख्या कम होने लग गई। मेंढक चिंता में आ गए कि तो वो गया, मेरे रिश्तेदार गया, वो गया, आपस में नजदीक बैठने वाले खत्म हो जाए। सुबह खा गया, पता ही नहीं चला कहाँ गया। दोबारा गए, अरे बोले क्या बात हुई गए, अब की बार तो बढ़िया नेता दिया था और आपकी पसंद का दिया था, सारी चीजें थी। बोले महाराज क्या करे, ये तो उससे भी बेकार निकला। वो तो क्या कम से कम उसकी मेंढक मरता तो पड़े तो रहते थे, बात दिखते थे, बॉडी तो दिखती थी। ये तो इतना खतरनाक है, ये तो बॉडी नहीं दिखने देता है, अंदर ही निकल जाता है। तो उन्होंने एक बात, बड़ी बात बोली है, सब लोगों को गांठ बांधने वाली बात है। उन्होंने बड़ी बात बोली
कि जब तक आप उधार के नेताओं को मजबूत करोगे, उधार के नेताओं पे डिपेंड रहोगे, जब तक आपके समाज की यही अर्थ होने वाला है। आप अपने में से कोई अच्छा नेता चुनो जिससे इस समाज की, इस परिवार की रक्षा हो सके। तो मैं आपसे इतना सा निवेदन करने आया हूँ कि आप अपने में से निकले हुए लोगों को आप आगे बढ़ाएं और इस समाज को संगठित करें। समाज की जो हम कहने को तो ऐसे कहते हैं कि हम धरती के पहले राजा की वंशज है, दक्ष प्रजापति के वंशज है। राजाओं की औलाद ऐसी होती है क्या? राजाओं की औलाद थोड़ी ऐसी होती है। राजाओं की औलादों से आप मिलो, उनका हाल चाल, रंग ढंग, सारी चीजें अलग होती है। तो हमें, अगर राजाओं की हम औलाद हैं, माँ श्रीयादे की औलाद है, जिसने भारत ने सृष्टि पर धर्म की पुनः स्थापना की, जिसने हिरण्यकश्यप ने पूरे ब्रह्मांड में पापाचार हो गया था, वही भक्त प्रहलाद के माध्यम से माँ श्रीयादे ने जब धर्म की धरती पर पुनः स्थापना कर दी, तो हम उस कुल से आने वाले लोग हैं। इस भारत में, भारत की आजादी में सबसे कम उम्र में शहीद होने वाले शहीद रामचंद्र विद्यार्थी उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के रहने वाले थे, नौतन हथियागढ़ गांव के। भारत के इतिहास में आजादी की लड़ाई में सबसे कम उम्र में शहीद हुए थे। 5वीं कक्षा में पढ़ते थे, 13.5 साल के थे, अंग्रेजों से लड़ाई लड़ते हुए शहीद हो गए। ऐसे कुल से हम लोग आते हैं। और भारत का इतिहास, संविधान लिखने वाले जिस देश में हम आज बोल पा रहे हैं, हम लिख पा रहे हैं, जितना भी ये देश चल पा रहा है, एक परिवार चलाने के लिए हमारा एक ढांचा होता है कि किस तरह क्या व्यवस्थाएं चलती है, इसी तरह देश चलाने के लिए एक संविधान होता है। उस संविधान को लिखने वाला डॉक्टर अम्बेडकर का नाम, अंग्रेजों को प्रस्ताव देने वाला और डॉक्टर अम्बेडकर के साथ में उस संविधान समिति की ड्राफ्ट कमेटी के सेक्रेटरी डॉक्टर रतनपाल कुमार, जो भारत के कुमारों के पहले सांसद थे। उस कोल्हापुर के आपके चित्रांकल की कौन सी सीट है, उससे वहां जीत कर आते थे। 1952 में पहली बार लोकसभा के चुनाव हुए थे, उस चुनाव में वो सांसद बने थे। और भारत का संविधान उस व्यक्ति ने लिखा था। डॉक्टर अम्बेडकर के परिवार के लोगों ने, उनके समाज के लोगों ने अम्बेडकर जी को कहाँ पूछा दिया, लेकिन डॉक्टर रतनपाल जी को हम सब लोग भी नहीं जानते। तो हम तो वो लोग हैं जिसने इस भारत का निर्माण किया। जहां भी आज बिल्डिंग देखोगे, जिस रोड से, जिस सड़क से, जिस मार्ग से भी आप निकलोगे और जो भी चीजें आप देख रहे हो, ये आप सब लोगों के हाथों से निर्माण की हुई चीजें हैं। या कोई भगवान, देवी देवता या कोई संत नहीं आया था, आप लोगों ने निर्माण की है। जिस फर्श पर हम बैठे, ये किसने लगाए थे? ये भी कुम्हार ने लगा दी। बिल्डिंग किसने बनाई थी? सारी चीजें जो है हम लोगों ने अपनी मेहनत, गाड़ी कमाई से हम लोगों ने यहाँ पूरे देश को हमने सींचा है। तो जब देश को हमने सींचा है, तो देश के संसाधनों पे भी तो हमारा कब्जा होना चाहिए ना। देश को निर्माण करने में हमारा योगदान है, लेकिन देश के जो संसाधनों का जो यूज करने का जो सिस्टम है, वो हमारे पास में नहीं है। देश के संसाधनों का यूज करने का भी तो अधिकार हमें होना चाहिए। धन, धरती, जल, जमीन, जंगल, सारी चीजें हमारी है, हमारा भी इन पे अधिकार होना चाहिए। सरकार में हमारी हिस्सेदारी होनी चाहिए। देश में, प्रदेश में सबसे बड़ी जो मंदिर होती है, लोग विधानसभा और संसद होती है, उन संसद में अगर स्थिति देखे, पूरे देश में कुमारों की 12 करोड़ आबादी, पूरे देश में कुमार प्रजापतियों की, लेकिन एक भी संसद की, लोकसभा के अंदर कुमारों का एक भी सांसद नहीं है। 1952 में आपका पहला सांसद बन गया था। उसके बाद आज तक कोई भारत की लोकसभा में कोई चुनाव जीतकर वहां नहीं पहुंचा। चुनाव के टिकट ही नहीं मिली आज तक। लोकसभा में दर्शन नहीं किए हमारे लोगों ने। जो भी राजनीतिक दल है, वो हमारे को केवल वोट के रूप में यूज कर रहे हैं। आज ये मोदी जी की लहर चल रही है, आंधी चल रही है, तूफान चल रही है। इस आंधी तूफान के अंदर 2 चुनाव मोदी जी के नेतृत्व में लड़े गए। उस चुनाव के अंदर हमें किसी पत्थर कुमार को भी टिकट देते थे, किसी गुलाम कुमार को भी टिकट देते थे, तो कम से कम हमें फख्र होता कि कुम्हारों का कोई नेता संसद में बैठता है, लेकिन कोई है ही नहीं। 30-70 साल तक कांग्रेस ने हमारे लोगों का यूज किया कि कुम्हार तो हमारे वोटर नहीं है, क्योंकि हम तो बीजेपी को देते हैं। ज्यादातर लोग वोट जो है 90% लोग बीजेपी को वोट करते हैं। तो कांग्रेस वाले ये सोचते हैं कि हमारे वोटर नहीं, इनका तो जितना शोषण करो ना उतना शोषण कर लो। और भाजपा वाले ये सोचते हैं कि ये गुलाम कुमार है, इनको कोई ना कोई राष्ट्रवाद का, कोई हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान का कोई नारा देंगे, इसमें इनके प्रखर उड़ जाएंगे, ये सारे के सारे आ जाएंगे, हमारे गुलाम हमारे को छोड़ के कहाँ जाएंगे। तो हमें अपनी ताकत को समझने की जरूरत है। अगर राजा दक्ष के आप अपने को वंशज मानते हो, तो राजा दक्ष ने पूरे सृष्टि का पहला राजा था। उस राजा ने पूरे देश दुनिया में राज किया। आप, हमारी स्थिति है कि अब समाज के अंतिम छोर पे बैठे। अभी देखा होगा देवासी समाज ने किस तरह का, लाल पगड़ी वाले जो भेड़ बकरी चराने वाले देवासी समाज ने किस तरह जोधपुर में हुंकार भरी। हुंकार से भाजपा कांग्रेस में धड़कने बढ़ गई। दोनों पार्टियां कह रही है कि हम सरकार में आएंगे तो देवासियों के लिए ये करेंगे, वो करेंगे। तो इस तरह का दबाव, प्रेशर हमें बनाने की जरूरत है, नहीं तो हम कितने काम धंधे कर ले, कुछ भी नहीं बढ़ता साहब। आज स्थिति की हम बात करेंगे, आप लोगों को
मुंबई गुजरात में हर जगह रह रहे हो, लेकिन आप लोगों को रिजर्वेशन नहीं मिल पा रहा। आपके बच्चों को आप अच्छी एजुकेशन दे पा रहे हो, अच्छे पढ़ाई लिखाई करा रहे हो, अच्छी इंस्टीट्यूट में आप लोग पढ़ा रहे हो, लेकिन आप लोगों को रिजर्वेशन नहीं मिल पा रहा है। तो मैं तो आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप लोग संगठित हो, जिस भी पार्टी से इस क्षेत्र में जुड़े हुए हो उन नेताओं पे दबाव बढ़ाओ कि राजस्थान के नौजवानों को भी रोजगार मिलना चाहिए। हम जयपुर के यहाँ मुंबई और महाराष्ट्र और गुजरात जैसे प्रदेश को हमने निर्माण किया अपने खून पसीने से, इनको प्रदेश को सींचा है, तो हमारे को भी रिजर्वेशन का लाभ मिलना चाहिए, आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। तो इस तरह की जो डिमांड्स है आपको करनी चाहिए। और हमारे लायक जब भी आपको कोई आवश्यकता होगी, मैं आपको वादे के साथ कह के जा रहा हूँ, भाषण देना मेरा कोई दायित्व मतलब नहीं है। मैं तो आपको ये कह के जा रहा हूँ कि आप मेरे पास आपके जो भी काम है व्यक्तिगत, भाई 2 भाइयों का लफड़ा होगा उसमें तो मैं मदद नहीं कर पाऊंगा। आपस में 2 भाइयों का लफड़ा आपका, उसमें मदद नहीं कर पाऊंगा, उसके लिए मेरे को फोन भी मत करना। बाकी और भी किसी भी तरह की आपकी कोई परेशानी हो, बिना किसी माध्यम के डायरेक्ट मेरे मोबाइल नंबर पे आप संपर्क करें, व्हाट्सएप करें। कोई भी परेशानी हो, उस परेशानी को हम दूर करेंगे। और उस परेशानी को अगर दूर नहीं कर सकते तो मेरा यहाँ बोलने का कोई मतलब नहीं। अगली बार आऊं तो आप लोग इकट्ठा मत होना। तो इसलिए हमें समझने की जरूरत है। मैं कुछ समाजों का आपको उदाहरण दूंगा। SC ST दलित वर्ग है, उसने उस समाज के लिए लड़ने वाला, SC ST के लिए लड़ने वाला चंद्रशेखर रावण को उस समाज ने कहाँ पहुंचा दिया। आज उसके एक आह्वान पे लाखों की संख्या में लोग रोड पे उतर जाते हैं और सरकारें बैकफुट पे आ जाती है। डॉक्टर किरोड़ी मीणा है, मीणों के बड़ा नेता है, उसके नाम पे सारे मीणा उसके पीछे लग गए, लेकिन वो लड़ता है मीणों के लिए, दूसरा और सरकारों को घुटने चुकाता है सरकारों के। इसी तरह गुजरों के कर्नल किरोड़ी सिंह बेसला, उसने इतना बड़ा सिस्टम खड़ा किया, 5% आरक्षण दिला दिया। एक रिटायरमेंट आदमी ने सफेद पगड़ी बांध के निकला था, लास्ट में लाल पगड़ी हो गई थी उसकी। इस तरह का उस व्यक्ति ने काम किया, तो हम भी उसी तरह का काम करें। आज जाटों में देखोगे, हनुमान बेनीवाल के पीछे जाटों के सारे नौजवान, पूरे व्यापारी, सारे लोग उसके पीछे लग गए। तो हमें अपने नेताओं को पहचानना होगा। जो व्यक्ति आपके लिए लड़ रहा है उसके लिए आपको साथ देना होगा। मैं ये नहीं करा कि आप हमें पैसे दो, पैसे मत दो। हम तो आपसे इतना सा निवेदन कर रहे हैं कि आप लोग अपना काम धंधा बिजनेस चलाइए, लेकिन सुबह या शाम को जैसे भी कोई सामाजिक गतिविधि की सूचना मिले, समाज की बात आपके पास आए, तो उसको सोशल मीडिया पे 150 लोगों को आपने भेज दिया, तो आपने अपना काम कर दिया। यहाँ बैठे बैठे भी सुबह जाने से पहले कोई सूचना मिल गई कि राजस्थान में ये प्रोग्राम हो रहा है, समाज के लिए अच्छा काम हो रहा है, उसकी सूचना को आपने 10, 20, 50 लोगों के पास सोशल मीडिया पे भेज दिया, आपने अपना काम कर दिया। फिर दिन भर चाहे आप अपने काम धंधे करो। कोई व्यक्ति यहाँ बैठा है, उसके पास अच्छा नेटवर्क है, गांव में लोगों का जनसंपर्क उसके पास है, यहाँ बैठे भी कि वहाँ प्रोग्राम हो रहा है, भाई वहाँ समाज के लिए कोई संघर्ष चल रहा, वहाँ 5 आदमियों का आपने यहाँ फोन करके मोटिवेट करके भेज दिया, वो लोग वहाँ चले गए। तो आप अपना काम समय, मन, तन, धन, हर तरह से आप लोग सहयोग कर सकते हैं। तो आप लोग जिस भी तरीके से आप सहयोग कर सकते हैं, आप लोग खुलकर हमारे साथ में आइए। हम आपके लिए हमेशा लड़ते आए, लड़ेंगे। मैं आपको कह रहा हूँ कि कहीं आपको झुकने का काम नहीं करने देंगे, नहीं समाज की इज्जत के साथ खिलवाड़ होने देंगे। स्वाभिमान जो है समाज का, इसको हम और भी ऊंचा लेकर जाएंगे। ये हमारी भावना है। इसी भावना के उद्देश्य को लेकर हम आप सब लोगों से मिलने का कार्यक्रम था। गुलजारी जी ने निवेदन किया कि कल मैं जाने वाला था शाम को, क्योंकि जहाँ मेरे कार्यक्रम लगे थे वो कार्यक्रम संपन्न हो गए थे। अब नाकों की सर स्थिति क्या होती है, आप तो मेरे से ज्यादा अनुभव। नाके पे व्यक्ति क्या होता है कि अपने रोजगार काम धंधों के लिए आता है। सुबह मिस्त्री को तो ये टेंशन रहती है कि मेरे को साइड पे प्रॉपर समय पे पहुंचना है, ठेकेदार को किसी को पेमेंट देना है, किसी मजदूर मिस्त्री को टाइम पे पहुंचाना है, और है पार्टियों से बात करनी है, सिस्टम है, तो कई चीजें में व्यक्ति व्यस्त होता है। तो नाकों पे हम कहीं कार्यक्रम नहीं किया। इनकी भावना थी कि आपको नाकों पे आना पड़ेगा, नाके पे आना पड़ेगा। तो पहली बार मैं किसी नाके पे प्रोग्राम कर रहा हूँ। बाकी मेरे जो प्रोग्राम हुए हैं वो अलग अलग जगह प्रोग्राम हुए, क्योंकि नाकों पे भाई व्यस्तता रहती है आदमी की। लेकिन आप सब लोगों ने अपने काम धंधों को 1 घंटे 1.5 घंटे के लिए डिले करके आप लोगों ने इतना मान सम्मान प्यार दिया, इसके लिए आपको पुनः धन्यवाद और आपका आभार। आप लोगों ने समय निकाला और हमारे जैसे व्यक्ति को आपने समझा है, धन्यवाद आपको। और जिस व्यक्ति के पास मेरे मोबाइल नंबर नहीं है, आप मेरे मोबाइल नंबर नोट कर सकते हैं। जब भी मेरे लायक कोई काम हो तो आप मुझे याद करिएगा, आपके लिए हम सदैव खड़े हैं। और नंबर जिनके पास नहीं है, मेरे नंबर नोट कर सकते हैं आप लोग।
अब बता दो ना 94 हाँ सबको लिख लेंगे 9413 76 1520 94 13 76 15 20। ठीक है, राम राम। पण